नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद YouTube चैनल रघुवंशी क्लासेस पे। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखेंगे बीएसएनएल जेटीओ लाइस जेई टू जेटीओ इंटरनल एग्जाम का जो 2016 में बीएसएनएल जेटीओ का क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे। और दोस्तों इसके क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे और उससे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल से इस वीडियो को देखने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि पीछे भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बीएसएनएल के एग्जामिनेशन में, लाइस के एग्जामिनेशन में भी, और जो बाहर के जेई का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पेपर है बीएसएनएल जेटीओ लाइस 2016 का है। जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल जेटीओ लाइस 2016 का है। और दोस्तों मैंने पीछे ही आपको सिलेबस वाले सेक्शन में आपको बताया था इस पेपर में आपको दो पार्ट मिलने वाले हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में दोस्तों आपको 25 मार्क्स का इंग्लिश आने वाला है, 25 नंबर का इंग्लिश आने वाला है। और बाकी का जो 25 नंबर है दोस्तों करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज, जीके, इन सब चीजों से आपको देखने को मिलेगा पार्ट ए में 50 नंबर का। ठीक है दोस्तों। और पार्ट बी जो दोस्तों है टोटल टेक्निकल है जो कि 100 नंबर का क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेगा और 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये दोनों पार्ट आपको दोस्तों 3 घंटे में कंप्लीट करने होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप बीएसएनएल जेटीओ लाइस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल रघुवंशी क्लासेस को आप यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कर लें। सारे क्लासेस को फ्री में और नोट्स को पाने के लिए दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल रघुवंशी क्लासेस को भी ज्वाइन कर लें, जहां पे मैं आपको ये पेपर्स और इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपको मैं दोस्तों वहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं टेक्निकल पार्ट को। ये नॉन टेक पार्ट है जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया पार्ट ए जो है 25 नंबर का इंग्लिश आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और 25 नंबर का जीके, जीएस और फिर करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग टेक्निकल पार्ट को देख लेते हैं। टेक्निकल पार्ट का डिटेल सिलेबस दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है और कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी दोस्तों मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। अब दोस्तों टेक्निकल स्पेशलाइजेशन से हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे दोस्तों दिख रहा होगा, ए डैश कनेक्शन प्रोवाइड अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। मींस कौन सा जो कनेक्शन है जो दो डिवाइसेस के बीच में डेडिकेटेड लाइन प्रोवाइड करती है, डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों इसको हम लोग कोशिश करेंगे लिंक करने के लिए अपने सर्विस से। अगर आप बीएसएनएल में जॉब कर रहे हैं, सीएमटीएस सेक्शन में, मोबाइल सेक्शन में है, तो अपने जो मिनी लिंक है दोस्तों, मिनी लिंक है वो डेडिकेटेड पाथ प्रोवाइड करने के लिए या डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों बनाया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों मिनी लिंक ये बनाया जाता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें अपने मोबाइल टावर्स की, तो मोबाइल टावर्स में जो सेक्टर्स लगे होते हैं दोस्तों वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट उसकी कनेक्टिविटी होती है। तो जब भी दोस्तों डेडिकेटेड लिंक की बात आए तो वहां पे पॉइंट टू पॉइंट ही काम आता है। ये आप याद कर लीजिए या फिर आप इसको समझने की कोशिश कर लीजिए। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट यहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। अगला दोस्तों, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्ड अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। कौन सा टोपोलॉजी है जो सेंट्रल कंट्रोलर या हब जिसको जरूरत पड़ती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोपोलॉजी होता क्या है। टोपोलॉजी दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि आप नेटवर्क को किस वे में कनेक्ट करते हैं उसी को टोपोलॉजी कहा जाता है। जनरली दोस्तों जो बीएसएनएल में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से वो किस टोपोलॉजी में होते हैं दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी में होते हैं। रिंग टोपोलॉजी ये कहता है दोस्तों कि अगर दो या दो से अधिक नेटवर्क हो तो यहां पे कोई एक नेटवर्क फेल हो जाए तब पर भी हमारा काम
चलता रहे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दोस्तों देखें तो अगर ये लाइन फेल हो जाती है, कट जाती है, तो ये कंप्यूटर या ये नेटवर्क दोस्तों इस रूट को फॉलो करके यहाँ पे चालू रहेगा। तो इसी को दोस्तों रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। दूसरा दोस्तों बात कर ले अगर मेश की, तो मेश सबसे अच्छी चीज है, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली होता है। इसमें सारे नेटवर्क जो हैं एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड रहते हैं। सारे नेटवर्क जो हैं एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, डेडिकेटेड लाइंस इसमें रहती हैं। ये काफी कॉस्टली होता है और काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अगला दोस्तों बात करें अगर स्टार टोपोलॉजी की, स्टार टोपोलॉजी में दोस्तों एक हब होता है, उससे सारे कनेक्शंस कनेक्टेड होते हैं कुछ इस फॉर्म में। तो इसी को दोस्तों जो सेंट्रल चीज होती है इसी को कहा जाता है हब कहा जाता है। इसका दोस्तों ड्रॉबैक सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हब फेल हुआ तो सारा नेटवर्क फेल हो जाता है। अगला दोस्तों क्या है, बस टोपोलॉजी, जिसको दोस्तों सीरियली कैस्केडिंग फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, ये बस टोपोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोस्तों देखें तो विच टोपोलॉजी रिक्वायर अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब, तो उसका आंसर दोस्तों हो जाएगा स्टार। अगला सर्किट बोर्ड और कार्ड that is installed in a computer so that it can be connected to a network। कंप्यूटर में वो कौन सा सर्किट बोर्ड है जो इंस्टॉल किया जाता है नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, तो उसका आंसर दोस्तों हो जाएगा NIC। उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ये उसका दोस्तों नाम है, NIC का फुल फॉर्म। अगला दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स रिलायबल कम्युनिकेशन, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा TCP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे आंसर्स दिख रहे होंगे, बट आप कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को समझने की। इससे रिलेटेड क्लास भी दोस्तों आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लॉस इन सिग्नल पावर एज ए लाइट ट्रेवल्स डाउन द फाइबर इज कॉल्ड। तो इस चीज को दोस्तों अगर आप ट्रांसमिशन टीम में जॉब करते हैं या ट्रांसमिशन सेक्शन से हैं, तो इसी चीज को दोस्तों क्या कहते हैं, अटेन्युएशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि ऑल्दो दे हैव फॉलन आउट ऑफ फेवर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट एंड मैनेज द ट्रैफिक बिटवीन देम। तो इसका ये ब्रिज हो जाएगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ब्रिज। ये सारे आप देख सकते हैं अभी तक के क्वेश्चन जो थे ये DCN से, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क से हैं अभी तक के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस लैन। वायरलेस लैन का डिसएडवांटेज क्या है, क्या नहीं है, तो ये सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, लैन का फुल फॉर्म हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये लैन का फुल फॉर्म हो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद करने की आप कोशिश करिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज, मतलब स्लोअर डेटा ट्रांसमिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस लैन। ठीक है, तो स्लोअर डेटा ट्रांसमिशन, हायर एरर रेट एंड इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ICMP का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब दोस्तों DCN का पार्ट है, अभी तक आपको देखने को मिला है। तो इसका आंसर ये क्या वर्क करता है, तो ये दोस्तों ऑलवेज गेटवे टू सेंड एरर अ कंट्रोल मैसेज टू अदर गेटवे और होस्ट। इसका आंसर दोस्तों ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा, आप इसको जानने की कोशिश करिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं, इन टू इंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। जो इन टू इंड कनेक्टिविटी होती है किसी डिवाइस में, वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, तो वो दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। आप दोस्तों जैसा कि आगे देखेंगे, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर ये होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो दोस्तों होता है यही इन टू इन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के काम आता है। इसी को ये आप देखेंगे, ये TCP/IP मॉडल है,
टीसीपी आईपी मॉडल है, ये ओएसआई मॉडल है। ये ओएसआई मॉडल है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में। आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं, द डोमेन विच इज यूज टू मैप एन एड्रेस टू अ नेम इज कॉल्ड बी, इनवर्स डोमेन। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इनवर्स डोमेन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज टू कीप ट्रैक एंड एड्रेस द मेमोरी लोकेशन वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोग्राम रजिस्टर। दोस्तों ये क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर से भी हो सकता है और ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपने देखा, डेडिकेटेड लिंक का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए, एक ही पर्पज के लिए ये लिंक बनाई जाती है। वैसे डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या हो जाता है कि विच इज असाइंड टू वन एंड ओनली वन टास्क, जो सिर्फ और सिर्फ एक टास्क कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा विच इज असाइंड, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक काम करने के लिए यूज होगा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। यूनिवर्सल गेट, इसको तो आप याद ही रख लीजिएगा दोस्तों। दो यूनिवर्सल गेट होते हैं, दो यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड एंड नॉर। नैंड एंड नॉर ये दो यूनिवर्सल गेट होते हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। यूनिवर्सल गेट उस गेट को कहा जाता है, उस लॉजिक गेट्स को कहा जाता है जिसकी मदद से आप सारे लॉजिक गेट का डिजाइनिंग कर सकते हैं। उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे से, और किस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, और आप मेरे चैनल पे भी जाकर के पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कवर कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस आप उसके बाद अगर आप क्लास उसको अटेंड करते हैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद से बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन, द डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? तो दोस्तों ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, सब कुछ दोस्तों मैंने अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में कवर किया हुआ है। आप वहां जाकर के बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, कैसे कन्वर्जन होता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके जरूर बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपको उसके ट्रिक्स और मेथड्स और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो जानना है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके, उसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी जा करके आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारी क्लास अटेंड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकेंगे। इसका कन्वर्जन का मेथड मैंने वहां पे बताया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर D99 निकाल सकेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज मोस्ट एडवांस्ड रोम? सबसे पहले दोस्तों रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये रोम का फुल फॉर्म हो जाता है। तो सबसे एडवांस रोम कौन सा कहा जाएगा दोस्तों? वो EEP रोम सबसे एडवांस रोम कहा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों, यूजर प्रोग्राम इंटरैक्ट विथ IO डिवाइस थ्रू। यूजर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो IO डिवाइस के थ्रू कैसे इंटरेक्ट होते हैं? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होते हैं दोस्तों? इंटरेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन, अ नंबर सिस्टम दैट यूजेस ओनली 2 डिजिट 0 and 1 इज नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम। दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है दोस्तों। बाई मीन्स क्या होता है? बाई मीन्स 2 होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो डिफरेंट डिजिट 0 या 1 दो डिफरेंट सिंबल का ही यूज करके हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दोस्तों यहां से और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्म में होती है। डेटा का जो स्टोरेज होता है कंप्यूटर में वो भी बाइनरी 0 1 के फॉर्म में होती है, बिट के फॉर्म में होती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट बिट का फुल फॉर्म होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? यूजर अल्फाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोमल स्टैंड फॉर, कोमल का क्या फुल फॉर्म होता है? कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज। कोमल का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज कोमल का फुल फॉर्म होता है। ये सब दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर से आपको देखने को ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक एरिया इज कैलकुलेटेड एज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक्स हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, लाइक जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोमल का फुल फॉर्म क्या है, असेंबली लैंग्वेज, ये सब चीजें आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एरिया, ये भी क्वेश्चन आप इसे याद कर लीजिए। अगर आप इसे समझ सकते हैं तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए, कि जो इसमें एरिया का फॉर्मूला रहेगा कैसे कैलकुलेट होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 एरिया इक्वल्स टू विड्थ इनटू लेंथ। ये एरिया का कैलकुलेट करने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक में इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। मेमोरी एड्रेस ऑफ एन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड बेस एड्रेस, उसे दोस्तों कहा जाता है। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कैन नॉट बी अप्लाइड टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। सॉर्टेड लिंक लिस्ट में बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को अप्लाई नहीं कर सकते। अगला, डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव एट आइदर एंड बट नॉट इन द मिडल, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों क्या कहा जाएगा? डेक कहा जाएगा। उसे डेक कहा जाएगा, जिसमें आप किसी भी एंड से वो कर सकते हो लेकिन रिमूव से, बीच से नहीं कर सकते। अगला, अ वेरिएबल p कॉल्ड पॉइंटर if, a variable p is called pointer if p contain the address of an element in data। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, the correct order of efficiency of the following sorting algorithm according to their overall running time comparison is। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बबल, सिलेक्शन एंड इंसर्शन। बबल, सिलेक्शन एंड इंसर्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पोस्टफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन? ये दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर में इसका पूरा एक क्लास आपको देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। द रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट इज, इंसर्शन सॉर्ट का जो रनिंग टाइम होता है वो होता है दोस्तों O(n²). O(n²), ये इसका रनिंग टाइम होता है। और दूसरे भी जो दोस्तों सॉर्टिंग है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंसर्शन सॉर्ट का जो रनिंग टाइम है O(n²), तो सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अ बाइनरी सर्च ट्री whose left and right subtree differ in height by almost 1 unit is called AVL tree। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? AVL tree कहा जाता है। Which of the following algorithm design technique is used in the quick sort algorithm? Quick sort algorithm में दोस्तों बैक ट्रैकिंग ये ट्रिक यूज होता है, टेक्निक ये यूज होता है, बैक ट्रैकिंग टेक्निक। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इज और ट्रू? इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये सब दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। डेटाबेस डैश विच इज द लॉजिकल डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस एंड द डेटाबेस डैश विच इज, इसका आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो अभी तक आपने दोस्तों देखा जैसा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डीसीएन और डेटा स्ट्रक्चर से पूछे देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड? सुपर की इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम?
ठीक, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न विथ, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज जॉइंट डिपेंडेंसी। अगला क्वेश्चन नंबर 35, if the state of the database no longer reflect a real state of the word that the database is supposed to capture, then such a state is called inconsistent state, inconsistent state। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, the strategy can retrieve a single record if the quality condition, sorry, if equality condition is on a key, multiple record may be retrieved if the indexing field is not a key। इसका आंसर दोस्तों, ये सब क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर सकते हैं अगर आप डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से, आपको टेक्निक्स पता है उसका, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस टेक्निकल सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स स्कोर करने होते हैं, और नॉन टेक सेक्शन से भी दोस्तों 30 मार्क्स आपको, सॉरी 30% यानी 15 मार्क्स उधर से लाने पड़ेंगे नॉन टेक सेक्शन से, और इधर से 30 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए हर एक सेक्शन, और ओवरऑल 37% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता है बीएसएनएल जेटीओ लाइस में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आगे के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और वो स्ट्रेटजी बनानी है ताकि आप हर एक सेक्शन को क्वालिफाई कर सकें और ओवरऑल 37% के ऊपर ला सकें। When two inputs that we desire to pipeline into the joint are not already sorted, it is the double pipeline joint। ये सब दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आप क्लियरली अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, which view that contain more than one table in the top level from clause of the select statement updatable join view। अगला क्वेश्चन, which of the following protocol ensures conflict serializability and safety from deadlocks? B, a unit of storage that can store one or more record in a half file organization is denoted as A, buckets। A meter of 0 to 25 एम्पियर। अभी ये क्वेश्चन दोस्तों आ गया है आपको किससे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, मेजरमेंट से ये क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलेंगे। एंड अ मीटर अरेंज हैज अ गारंटी एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग, द करंट measured in 5 एम्पियर, the limiting error is, limiting error निकालने के लिए दोस्तों, limiting error निकालने के लिए करंट मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहां से दोस्तों आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी 5%। लिमिटिंग एरर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5% इसका आंसर हो जाएगा, आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे जी। यहां पे आपको फुल स्केल रीडिंग कितना दिया है, 25 एम्पियर दिया है, तो गारंटीड एक्यूरेसी एरर 1% ऑफ फुल स्केल रीडिंग, तो 1% ऑफ 25 इज 0.25, तो ट्रू वैल्यू 5 एम्पियर, लिमिटिंग एरर 0.25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0.05 मीन्स 5% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्ट मीटर वुड यू यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज अक्रॉस 20 किलो ओम रेजिस्टेंस? ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर हैविंग सेंसिटिविटी ऑफ 10 किलोवाट पर वोल्ट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स टू 36 ओम प्लस माइनस 5% टॉलरेंस एंड R2 इक्वल्स टू 75 ओम प्लस माइनस 5% टॉलरेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टोटल रेजिस्टेंस इज। दोस्तों टॉलरेंस के साथ रेजिस्टेंस का एडिशन का जो फॉर्मूला होता है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एरर इन R1 यहाँ से निकाल लेंगे इस टाइप से 1.8 ओम, एरर इन R2 ये निकाल लेंगे 3.75%, इन दोनों को यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, अ रिलेटिव एरर इज द
रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, बी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर कैन बी यूज टू मेजर सी बोथ एसी एंड डीसी वोल्टेजेस। अ थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आर आल्सो नोन एज मूविंग मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट, मूविंग मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट। ये सब दोस्तों डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस, रिपीटेटिव क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अभी मेजरमेंट से आप देख सकते हैं सभी जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी सिलेबस में पार्ट दिए गए हैं, लगभग लगभग सबसे ये इक्वल वेटेज रखते हैं और सबसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड बोथ प्रोटेक्शन एंड मीटरिंग। क्या होता है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। अगला क्वेश्चन, इन 2 वाट मीटर मेथड 3 फेज पावर मेजरमेंट व्हेन डज 1 वाट मीटर रीड नेगेटिव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी व्हेन पावर फैक्टर इज लेस देन 0.5। अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज रेजिस्टेंस इतना, ठीक, फुल स्केल, यहां पे इसका राइट आंसर डी, वही मैंने आपको बताया, ये उसका कैलकुलेशन है पूरा। ये सारा नोट्स दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। इन केस, अब ये इलेक्ट्रिकल से यहाँ पे सिग्नल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में आपने देखा कि किसी क्वेश्चन डीसीएन से क्वेश्चन थे, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। फिर उसके बाद दोस्तों आपको मिला डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस मिले। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन से। अब आपको दोस्तों इलेक्ट्रिकल से कनेक्शन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन केस ऑफ डेल्टा स्टार कनेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर सेकेंडरी लाइन वोल्टेज, इसका आंसर बी 30 डिग्री लीडिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो रिगार्डेड एज डुअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम्स का डुअल क्या हो जाता है दोस्तों, नॉर्टन थ्योरम इसका डुअल होता है, ठीक, ए इसका राइट आंसर। इन इंडक्टिव सर्किट व्हेन इंडक्टेंस एल और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इंक्रीजेस द सर्किट करंट बी डिक्रीज। सर्किट करंट क्या होगा दोस्तों, सर्किट करंट यहाँ पे डिक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन, इफ द करंट एंड वोल्टेज आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, इफ द करंट एंड वोल्टेज आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज द पावर विल बी। जब फेज दिया होता है दोस्तों तो पावर हो जाता है करंट आई वी आई cos फाई। तो cos फाई यहाँ 90 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0। इन अ ट्रांसफार्मर द प्राइमरी फ्लक्स इज ऑलवेज, ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी फ्लक्स होता है वो इक्वल इन बोथ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। इन अ ट्रांसफार्मर द प्राइमरी फ्लक्स जो होता है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में क्या होते हैं, बराबर। द फ्रिक्शन लॉसेस इन रियल ट्रांसफार्मर्स आर 0%। रियल ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस क्या होते हैं दोस्तों, 0% होते हैं। इन क्वेश्चंस को भी दोस्तों आप याद करने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स एरिया एंड करंट ऑफ एन एसी सर्किट इज डबल्ड देन द न्यू इंडक्टेंस विल बी 4 times the former। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इन एसी सर्किट म्यू द मैक्सिमम करंट रिक्वायर्ड इज बी 1.414 times the effective RMS value। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम एरर कोड। अब आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यहां से स्टार्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम एरर कोड, तो मिनिमम एरर कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्रे कोड मिनिमम एरर कोड कहा जाता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप कैन बी कन्वर्टेड टू टी फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप को आप टी फ्लिप फ्लॉप, पहले तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप इसे बोला जाता है। टी फ्लिप फ्लॉप को दोस्तों टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में आप तब कन्वर्ट कर पाएंगे जब ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है, अगर देखा जाए यहां पे एस आर क्यू
क्यू बार, ठीक, कंडक्टेड टू एस कंडक्टेड टू क्यू, एस को क्यू से कंडक्ट कर दीजिए, और आर कंडक्टेड टू क्यू बार, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। ये सब दोस्तों आपको मेरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्लास में मिलने वाले हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इस क्लास को देख सकते हैं और सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उससे जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। रजिस्टर इज अ टेम्पररी स्टोरेज यूनिट विद इन द सीपीयू हैविंग डेडिकेटेड और जनरल पर्पज यूज। दोस्तों जो रजिस्टर होते हैं वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। उसके बाद कैश मेमोरी आती है, उसके बाद कैश मेमोरी आती है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद कैश मेमोरी आती है, और फिर उसके बाद आता है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। ये इसका स्पीड है। तो सबसे फास्टेस्ट क्या होगा, रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी, और सबसे कॉस्टली भी ये ऊपर वाले ही होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। एसओपी फॉर्म में कौन से यहां पे हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं एसओपी फॉर्म में दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ए बी और सी डी। ए बी और सी डी ये क्या है दोस्तों, एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, मतलब प्रोडक्ट है और इनका सम, तो ये क्या हो जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब यही पीओएस फॉर्म की बात करें, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये हो जाएगा सम, ये सम हो गया, और एक दूसरा सम हम और ले लेते हैं, तो इनका जो ये प्रोडक्ट हो गया, तो ये क्या कहे जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये पीओएस फॉर्म में है और ये दोस्तों किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में। अगला क्वेश्चन, डिजिटल सर्किट मोस्टली यूज डायोड एंड बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स, डायोड एंड बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स। ये आप यहाँ पे इस चीज को याद कर सकते हैं, डिजिटल सर्किट्स में जनरली इसी का यूज होता है। डायोड्स का कैसे, अभी जैसे डायोड से नॉट गेट भी बनाया जा सकता है, डायोड से और गेट भी बनाया जा सकता है, डायोड से एंड गेट भी बनाया जा सकता है। तो इसीलिए डायोड्स और ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर का यूज डिजिटल सर्किट्स में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है, द डेसिमल नंबर 127 में बी रिप्रेजेंटेड बाय, 127 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको आप कन्वर्ट करने का तरीका मैंने सब कुछ अपने क्लास में बताया हुआ है। ये 2 से डिवाइड करते जाते हैं, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में क्योंकि मैं अभी यहाँ पे समझाने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस को मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के सारे क्लासेस को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अ हाफ एडर हैज, हाफ एडर दोस्तों, हाफ एडर ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में के एक पार्ट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के एक पार्ट है। ये सब कुछ मेरे क्लास में कवर्ड है, आप वहां पे जरूर एक बार जाइएगा, देखने की कोशिश करिएगा, आपको जरूर ये सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप एक बार आप क्लास को देखिएगा, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस को टच करिएगा। मैं दावे के साथ कहूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कवर कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे मैंने डायरेक्टली जो जेई लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं, सीनियर सेक्शन लेवल के एग्जामिनेशंस जो होते हैं, वो मैंने वहां पे कवर किया हुआ है, तो इससे आप डायरेक्टली आपको वहां पे क्वेश्चंस यही सब देखने को मिलेगा। तो हाफ एडर में दोस्तों 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स होते हैं, ये तो इससे इजी क्वेश्चंस कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक। हाफ एडर में 2 इनपुट्स, अगर कोई ए बी, इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा सम और कैरी। दोस्तों ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के अंतर्गत आता है, इसलिए आता है क्योंकि इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं रहती। जब कोई मेमोरी एलिमेंट ऐड हो जाता है तो उसे दोस्तों सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कहते हैं, जिसमें फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस सिस्टम इज 1 2 3 नॉट अ वैलिड नंबर, 1 2 3 इज नॉट अ वैलिड नंबर। दोस्तों जो ये बेस होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है,
तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम दो सिंबल को यूज करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में दोस्तों, बाइनरी में हम लोग दो सिंबल्स को यूज करते हैं, 0 और 1। इसका बेस कितना होता है दोस्तों? 2। अब अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें दोस्तों 8 डिफरेंट सिंबल का हम यूज करते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये कितने डिफरेंट हो गए? 8 डिफरेंट सिंबल्स ये हो जाते हैं, जिसका बेस हो जाता है 8। अगर दोस्तों बात करें या बेस 10 की बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है इसमें 10 सिंबल्स हम यूज करते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में हम इतने नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो दोस्तों ये जो बेस होता है ये हमेशा इन नंबर से बड़ा होगा, ठीक। जो अंदर के ये नंबर्स होंगे ये कभी भी बेस से बड़े नहीं होने चाहिए, बेस से बड़े ये हो ही नहीं सकता। तो यहां पे अगर देखें दोस्तों 1, 2, 3, तो जब भी जो अंदर के नंबर्स होंगे दोस्तों वो बेस जो होगा उससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो अगर ये बेस 10 लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में तो ये वैलिड है, ठीक है दोस्तों। बेस 10 के लिए तो ये क्या है दोस्तों? वैलिड है। बेस 10 के लिए तो ये वैलिड है। लेकिन बात करें बेस 16 की तो उसके लिए भी वैलिड है, क्योंकि अंदर के सभी क्या है? छोटे हैं। बेस 8 की बात करें तो उसके लिए भी ये वैलिड है। लेकिन अगर दोस्तों बेस 3 के लिए बात करें, बेस अगर इसका 3 हो तो यहां पे ये इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि अंदर के नंबर्स इससे बड़े हैं, जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है 0, 1, 1, 1, 0, यहां पे हम लोग बेस 2 लिखते हैं, तो मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 डिफरेंट डिजिट या 2 डिफरेंट सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर किसी अंक का, किसी नंबर सिस्टम का बेस 3 है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 0, 1 और 2 ये 3 डिफरेंट सिंबल्स का हम यूज करके ही उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यही दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेस 3, जो कि एक वैलिड नंबर नहीं रहेगा। अगर 1, 2, 3 का बेस यहाँ पे 3 हो जाता है तो एक वैलिड नंबर ये नहीं रहेगा। अब ये बाइनरी कोड, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ पे बेस 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका बाइनरी में क्या कन्वर्जन है वो मैंने सब कुछ आपको बताया है, आप वहां पे जाकर के डिटेल से इस चीज को देख सकते हैं। अब यहीं पे इस क्वेश्चन को दोस्तों देखें 21, 1, 2, 5। अगर दोस्तों इसका बेस यहाँ पे 4 होता तो इसके लिए भी दोस्तों ये क्या हो जाता? इनवैलिड नंबर हो जाता है, क्योंकि 4 है तो इसमें इस नंबर सिस्टम में हम लोग सिर्फ 0, 1, 2, 3 ये 4 डिफरेंट सिंबल का ही यूज करके क्या कर सकते हैं? उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 आया है तो ये उसका, ये इसके लिए इनवैलिड हो जाएगा। अगला दोस्तों, अ NAND गेट इज कॉल्ड एन यूनिवर्सल लॉजिक एलिमेंट बिकॉज, मैंने पहले ही आपको बताया NAND और NOR क्या होते हैं? NAND और NOR यूनिवर्सल गेट होते हैं, क्योंकि इससे हम सभी गेट का डिजाइनिंग कर सकते हैं। एनी लॉजिक फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड बाय NAND गेट अलोन, ठीक। द नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन दैट कैन बी जनरेटेड बाय n वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू n वेरिएबल्स, बुलियन फंक्शन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? 2 to the power 2n, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, XS3 कोड इज नोन एज, XS3 कोड किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड इसको बोला जाता है, XS3 कोड को। वो खुद के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाई डू द D फ्लिप फ्लॉप्स रिसीव्ड इट्स डिजाइनेशन, और मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, एज डेटा फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक। डी फ्लिप फ्लॉप को क्या कहते हैं दोस्तों? डी फ्लिप फ्लॉप को डेटा फ्लिप फ्लॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एक डिले प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप का जो फुल फॉर्म हो जाएगा डिले फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। जनरली इसमें जो इनपुट हम देते हैं वही हमको सेम आउटपुट मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 इनपुट दिया तो 1 लाख पल्स होगा तो इसमें 1 स्टोर हो जाता है। जनरली इसको, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिले प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, ड्यू टू इट्स कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर द डेटा इनटू फ्लिप फ्लॉप, सिर्फ और सिर्फ इसमें कोई भी वो चेंजेस नहीं करता,
सेम डेटा को अपने पास स्टोर करता है, इसलिए दोस्तों ये इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जावा? जावा कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है। अगला आईएसपी स्टैंड फॉर, ये याद कर लीजिएगा, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मार के मत आइएगा, हर चीज का अलग अलग होता है। इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएसपी का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74, इज यूज टू स्टोर द डेटा इन रजिस्टर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिले प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है और डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है डी फ्लिप फ्लॉप। तो आप मेरे एक बार आप क्लास को जरूर देखिए, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के नाम से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर? तो इसका रैम राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म दोस्तों हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप मेरे वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, हाउ मेनी 128 क्रॉस 8 RAM chips are needed to provide a memory capacity of 2048 bytes? तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2048 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये बिट्स में हो जाएगा, बाइट्स को हमने बिट्स में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई 128 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60। अ सीपीयू कंटेन, सीपीयू क्या करता है दोस्तों, सीपीयू क्या कंटेन करता है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, सीयू एंड एएलयू सीपीयू कंटेन करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्टल नंबर। अब दोस्तों यहां पे 237 ऑक्टल नंबर बोला गया, मतलब इसका बेस क्या होगा दोस्तों 8 होगा। ठीक, इसका बेस 8 होगा, तो आपने यहां पे देखा इसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं वो 8 से छोटे होने चाहिए, तो ये वैलिड ऑक्टल नंबर है। उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका बाइनरी फॉर्म क्या होता है, तो 237 इसको 3 डिजिट के बाइनरी में उसमें लेते हैं, तो 7 को बाइनरी में 111 और इसको दोस्तों 011 और 2 को 010। ठीक, इस फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 2 इसको ले लिया, 3 इसको ले लिया, 7 ये हो गया, तो ये इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ए होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ये गलत दिया हुआ है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेजर नहीं है। ठीक, लेजर एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेजर एक डिवाइस। ईपीरोम स्टैंड फॉर ए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम इसका फुल फॉर्म। सीपीयू कैन रीड एंड राइट डेटा बाय यूजिंग डेटा बस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, ट्रांसपोंडर कंप्राइजेज ऑफ, ट्रांसपोंडर में ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है और एंटीना ऑब्वियसली होगा, तो ऑल, डी इज द राइट आंसर। द इनर पोर्शन ऑफ अ फाइबर केबल इज कॉल्ड, इसको तो दोस्तों कोर कहा जाता है, ये फाइबर का पार्ट होगा, ये क्लैडिंग बोलते हैं इसे, और इसे कोर बोलते हैं। जो ग्लास का पार्ट होता है वो कोर कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, द बैंडविड्थ ऑफ अ ऑप्टिकल फाइबर सी, इसको तो दोस्तों जरूर आप याद रख लीजिएगा। ठीक, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड बाय मोस्ट सैटेलाइट इज, ये सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, ये आप यहां पे देखेंगे इस डायग्राम में, सॉरी, एसएचएफ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और द टर्म रेडार स्टैंड फॉर, रेडार का फुल फॉर्म पूछा गया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में अभी आप आ चुके हैं।
तो हर एक पार्ट से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है, सभी पार्ट को कंटेन किया गया है जो सिलेबस में आपके दिया हुआ। द बेसिक जीएसएम इज बेस्ड ऑन, द बेसिक जीएसएम इज कनेक्शन ओरिएंटेड, ये दोस्तों होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन अ लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस कंडीशन इज कॉल्ड अवेलांचे ब्रेकडाउन। ये सब दोस्तों आपको मेरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में आपको देखने को मिलेगा, जिसका मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आप वहां से जाकर के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और मेरे चैनल पे भी जाकर के प्लेलिस्ट से आप इस चीज को देख सकते हैं। अगला, द मेन एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर का ये मेन ये एडवांटेज होता है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ जेनर डायोड हैज अ शार्प ब्रेकडाउन ऑफ लो रिवर्स वोल्टेज। दोस्तों जेनर डायोड का आप देखेंगे ये जनरली रिवर्स बायस में काम करता है। यहाँ पे ये शार्प जो ब्रेकडाउन होता है यही यहाँ पे बोला जा रहा है, ये जेनर डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉरवर्ड बायस में तो ये दोस्तों नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है। लेकिन जब बात करें रिवर्स बायस की तो ये शार्प यहाँ पे सडन चेंज लाता है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, रिवर्स बायस में। जनरली जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में ही काम करता है। इसका जो सिंबल है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के जैसा, और यहाँ पे आप जेड बना दीजिए। ठीक, तो ये जेनर डायोड हो जाएगा। अ पावर सिस्टम हुज इनपुट एंड आउटपुट आर डीसी इज कॉल्ड चॉपर। ठीक, जिसका इनपुट आउटपुट दोनों डीसी हो वो चॉपर कहलाएगा। लेकिन अगर ये इसका इनपुट एसी हो और आउटपुट डीसी हो और यहां पे इनपुट डीसी हो आउटपुट एसी हो, ठीक, और दूसरा ये डीसी हो गया और ये डीसी हो गया, तो दोस्तों जिसका इनपुट एसी हो आउटपुट डीसी हो उसे क्या कहते हैं, उसे रेक्टिफायर कहते हैं, उसे रेक्टिफायर कहते हैं। और जिसका इनपुट डीसी हो आउटपुट एसी हो उसे दोस्तों इन्वर्टर कहा जाता है। आपके घर में भी लगा होगा, बैटरी से वो एसी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो डीसी टू डीसी है उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, चॉपर कहा जाता है। आपने यहाँ पे क्लियरली देखा। और ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, जो एसी को एसी में, जिसका इनपुट भी एसी होता है और आउटपुट भी एसी होता है। ठीक, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड बाय अल्टरनेटर हैविंग 8 पोल्स एंड रोटेटिंग एट 750 आरपीएम, तो ये इसका फॉर्मूला है, इस पे आप रखेंगे। ठीक, आपको यहां से राइट आंसर मिल जाएगा। राइट आंसर इसका दोस्तों क्या रहेगा, 50 हर्ट्ज। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल इज क्लोजर टू द सेमीकंडक्टर बैंड। अगला क्वेश्चन, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द यूनिट बाय जनरेटिंग टाइमिंग सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल से ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच बस इज बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शनल कौन सी बस होती है, तो दोस्तों डेटा बस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। अगला क्वेश्चन, द वर्ड यूएचएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका दोस्तों अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इसका फुल फॉर्म होता है यूएचएफ का। इन डेटा कम्युनिकेशन यूजिंग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल आर नॉर्मली कन्वर्टेड इनटू पीसीएम। डेटा कम्युनिकेशन में एनालॉग सिग्नल को पीसीएम में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन केस ऑफ टेलीफोन लाइंस द यूजेबल बैंडविड्थ फॉल इन द रेंज ऑफ बी 300 हर्ट्ज टू 3300 हर्ट्ज, ये इसका बैंडविड्थ रहेगा। ठीक, इसके अंदर ही टेलीफोन अपना काम करता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम रिक्वायर्स बैंडविड्थ ऑफ 64 kbps। इसको तो आप अगर सीएफए सेक्शन में जॉब कर रहे हैं, लीज लाइन वगैरह सेक्शन में जॉब कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकेंगे। अगला, इन अ हियरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड आर ऑर्गेनाइज्ड एज डी ट्री। तो ये दोस्तों टेक्निकल सेक्शन था 2016 का। वीडियो काफी लंबा हो गया नो डाउट, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नॉन टेक पार्ट को। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को
जरूर कुछ न कुछ पसंद आया होगा इस वीडियो से। अगर आप जेटीओ लाइस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इस नोट्स की पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।